नमस्कार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत। वेलकम, खैर मकदम आप सभी। किरदार बोलते हैं कि एक नए एपिसोड में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के हमारे किरदार बहुत खास हैं, बहुत ही विशेष हैं, बहुत ही स्पेशल हैं, जिनको आपने बहुत सारे फिल्मों में देखा है और जिनके साथ आपकी यारी हो गई। जी हाँ, जिनको आपने यारिया में देखा है, जिनको आप तीन सयाने में अभी देखने वाले हैं और जिनकी और बहुत सारी फिल्में आपने देखी हैं। बात कर रहा हूँ एक्टर देव शर्मा की। देव जी, नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, राम राम, कैसे हैं आप? जी, मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि ये नमस्कार के साथ राम राम हमारा इसलिए आया क्योंकि मैं भी हरियाणा से हूँ और हमारे जो शर्मा जी हैं, देव शर्मा जी, आप भी हरियाणा से हैं और आपका जन्म जो है फरीदाबाद में हुआ और देन फिर जर्नी आगे बढ़ी। तो चलिए हम फरीदाबाद से ही शुरू करते हैं देव साहब। कब जी। आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई फरीदाबाद में? किस तरह से आप पहुंचे? पापा क्या करते थे और कैसे जिंदगी की शुरुआत हुई? वहीं से शुरू करते हैं। एक्चुअली शुरुआत करते हैं मेरे नाना जी जो कि डायरेक्टर थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। जी। वहाँ पे वो वॉइस, स्पीच और योगा सिखाते थे। अभी पिछले साल ही उनका निधन हुआ है। तो उन्होंने जब रिटायरमेंट ली एनएसडी से, तो तब तक मेरा जन्म नहीं हुआ था। और रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने बोला कि दिल्ली से थोड़ा सा हटके हम हरियाणा में जाके आगे सेटल होते हैं, बिकॉज थोड़ा सा नेचर ज्यादा प्योर है, हवा ज्यादा साफ है, थोड़ा खुला खुला है। दिल्ली थोड़ा सा कंजेस्टेड है, पॉल्यूशन पॉल्यूशन थोड़ा सा उन दिनों बहुत बढ़ रहा था। तो वहां बसे नाना जी, और मेरी जो मॉम है वो वहीं पे अपनी पढ़ाई कर रही थी। वहां से फिर मेरे फादर से मुलाकात हुई जो दिल्ली में पहाड़गंज से हैं, और मॉम का बर्थ दिल्ली में भूगल से हुआ है। तो इस तरीके से उनके मिलने से मैं आया और मेरा जन्म फिर फरीदाबाद में हुआ, और वहां से फिर सिलसिला शुरू हुआ मेरा। ओके, नाना जी के बारे जी। में कुछ बताइए। नाना जी से रिलेटेड कुछ यादें। नाना जी कभी एनएसडी लेके गए हों आपको या फिर एनएसडी के लोग घर पे आते रहे हों? नाना जी के बारे में जितना आप जानते हैं। मतलब बिल्कुल अभी पिछले साल ही उनका निधन हुआ है, और टचवुड जब तक जीवित थे बहुत एक्टिव थे। और हमेशा फुल ऑफ लाइफ, और हमेशा ऐसी बातें करना जो आपके अंदर जोश भर देती हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा बचपन में हर बच्चे की आदत होती है कि वो कुछ ऐसी बात करे जिससे चार लोग उसकी बात को सुने, उसको अटेंशन मिले। तो सब अपने अपने कोई बोलता था मेरे पापा बॉक्सिंग करते हैं, कोई बोलता था मेरे बड़े भैया क्रिकेट खेलते हैं। तो मैं बोलता था यार मैं ऐसा क्या बोलूं जो इनसे हटके हो। तो मुझे पता था कि जब हम गर्मियों की छुट्टियों में नाना जी के पास जाते हैं, तो बातें होती हैं एक्टिंग की, बातें होती है एक्टर्स की। और जब भी मैंने इस बारे में जिक्र किया अपने दोस्तों के सामने बचपन में, तो हमेशा सब कुछ छोड़ के सब बस ऐसे करके बैठ के बातें सुनते थे। मुझे लगा यार ये कोई ऐसी फील्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आई गेस। और बहुत लगाव और बहुत ज्यादा जुड़ जाता है इंसान जब बात की जाती है अभिनय की। तो मैं नाना जी के बारे में बात बताते बताते कब खुद उस क्षेत्र में रुचि लेने लग गया मुझे भी नहीं पता चला। जब भी छुट्टियां होती थी तो हम लोग, नाना जी, मुझे एनएसडी में वर्कशॉप्स होती हैं हर समर वेकेशन में, तो मैं वो जाके हम्म। किया करता था। या कभी दिवाली है या कभी होली है, तो कभी राज बब्बर जी घर पे आए कार्ड्स खेलने के लिए, कभी सतीश कौशिक जी, कभी अनु कपूर जी, रघुवीर यादव जी। तो जब वो कमरे में एंटर होते थे वो एक्टर्स, तो पता चलता था कि हाँ कोई आया है, और अब बस इन्हीं को देखा जाएगा, इन्हीं को सुना जाएगा, क्योंकि इनके अंदर कुछ एक ऐसा ऑरा है जो आपको खींच के रखता है। और वो चीज मुझे बहुत प्रेरित भी करती थी और कहीं ना कहीं इंस्पायर करती थी कि मुझे ऐसा ही कुछ करना है लाइफ में। तो फाइनली जब बचपन से देखते हुए इस तरह के दिग्गज अभिनेताओं को घर पे अंदर एक इच्छा जाहिर हुई, और फाइनली मैंने ग्रेजुएशन के बीच में नाना जी से शेयर की ये बात कि तब तक मैं थोड़ा कंफ्यूज था। मैं क्रिकेट भी काफी अच्छा खेलता था, तो उस टाइम मैं कंफ्यूज था कि मैं क्रिकेट में अपने करियर को आगे लेके जाऊं या अभिनय की फील्ड में। तो मैंने उनको हम्म। बताया, उन्होंने कहा कि ये अभी थोड़ा सा क्योंकि यंग हो रहा है, अभी हाइट वाइट बढ़ी है, थोड़ा बिल्ड बिल्ड कर रहा है, तो इसको ऐसे ही शौकिया तौर पे शायद लगा होगा ऐसा कि इसको एक्टिंग हम्म। करनी है। तो उन्होंने हम्म। सीरियस नहीं लिया। फिर मैं 10th से 11th 12th कॉलेज तीनों साल मैंने परफॉर्म किया प्लेज वगैरह में, और प्राइज अच्छे मिलते गए, मुझे काफी नोन होता गया। देन मैंने मिस्टर विशाखापट्टनम का टाइटल जीता क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन साउथ से की थी। तब उन्हें लगा कि ये थोड़ा सीरियस लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक एफटीआई पुणे का और एक एनएसडी का एग्जाम है, ये तू दे दे, फिर देखते हैं हम लोग क्या करना है। एंड दोज टू एग्जाम्स आर द टफेस्ट एग्जाम।
बहुत मुश्किल होता है क्लियर करना, और पूरे वर्ल्ड से 21 सीट्स होती हैं, 21 सीट्स, इंडिया से नहीं पूरे वर्ल्ड से। तो अब तो शायद बढ़ा दी है, अब तो शायद 25 या 27 हो गई है शायद, अब तो बढ़ा दी है शायद। में, क्योंकि अभी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो इंक्लूड किए गए हैं जो पहले नहीं थे। एडिटिंग हो गया, ऐसे कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स आ गए, तो इस वजह से सीट भी बढ़ गई। तो मैं दोनों में सेलेक्ट हो गया, मैंने एनएसडी भी क्लियर कर दिया था जो एग्जाम था, और एफटीआई भी कर दिया। तब उनको लगा कि हाँ शायद अब इसको सीरियस तरीके से लेना पड़ेगा और इसकी बात को समझना पड़ेगा कि ये वाकई करना चाहता है। और जब बात हुई और फैमिली डिस्कशन हुआ तो फिर लगा उन्हें भी कि हाँ ये करना चाहता है। तो तब से जब वो सिखाते थे, और अब में जब मैंने चाहा कि आज से 10 साल पहले कि मुझे एक्टिंग में आना है, तो काफी चीजें बदल चुकी थी। और जो मेरे चाचा हैं उनके बचपन के बेस्ट फ्रेंड रहे जॉनी लीवर जी। तो क्योंकि कोई इंसान जो इंडस्ट्री में इस टाइम एक्टिव हो, उससे गाइडेंस लेना बहुत अच्छा रहता है। उनसे बात की तो उन्होंने वही बताया कि जहाँ आप 3 साल सीखने में और 2 साल रिपर्टरी में एनएसडी में दोगे, या 3 साल आप पुणे एफटीआई में जाओगे, तो वो जो टाइम है अगर आप उसको मुंबई में इन्वेस्ट करते हो तो आपका सर्कल भी बनेगा। तो मुझे भी वो बात समझ में आई, नाना जी को भी समझ में आई। तो फिर प्लानिंग की गई कि चलो देव को मुंबई भेजा जाए। और मुंबई आके फिर मैंने किशोर नमित कपूर जी के पास मैंने 4.5 महीने का एक्टिंग का कोर्स किया, डिप्लोमा किया। उसके बाद इमीडिएटली वहां से निकलती मैं नादिरा जी के पास चला गया 1.5 साल 2 साल के लिए। उनका एकजुट नाम से थिएटर ग्रुप है नादिरा बब्बर जी का, तो हम लोग बाजी बुलाते हैं उन्हें प्यार से। तो उनके यहाँ फिर हमने थिएटर किया। तो इस तरीके से कुछ शुरुआत हुई मेरी बेटी। नादिरा बब्बर जी के पास जब आप गए, वहां कौन से प्लेज आपने किए? आप लंबे समय तक वहां रहे, कौन से प्ले की कुछ याद आ रहा है? तो नादिरा जी के यहाँ पे पहले 6 महीने 8 महीने तो हमने बैक स्टेज किया खूब दबा के। उसके बाद उन्होंने नुक्कड़ नाटक शुरू किए थे जिसमें हम जगह जगह जाके परफॉर्म करते थे अवेयरनेस के लिए लोगों को, वो किया। उसके बाद jungle.com एक प्ले आता था जो बच्चों के लिए स्पेशली बनाया गया था। फिर एक दो और प्लेस थे पेंसिल से ब्रश तक, उसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते गए। तो इस तरीके से काफी सारे प्लेस में पार्टिसिपेट करते गए उनके। और जब लगा कि हाँ अब समझ में आ गया है कि किस तरीके से एक किरदार के अंदर ढलना होता है और किस तरह से उसे परफॉर्म करना होता है, तो बेसिकली मैंने हर चीज को एक टाइम सेट। मेरे को एक्चुअली जब मैं मुंबई आ रहा था तो नाना जी ने बताया था एक गुरु मंत्र जो मैं शेयर करना चाहूंगा हमारे जो अपकमिंग एक्टर्स हैं जो एक्टिंग में आना चाहते हैं, कि 5 चीजें होती हैं जो जो मैं लकी था कि मुझे बता के भेजी गई थी। तो उसमें सबसे पहली चीज होती है कि एक्टिंग सीखना। सबसे पहला काम आपको, ऐसे ही नहीं कि आप मुंबई गए और ऑडिशन देने चले गए, तो वो चीजें नहीं चलती है। पहले ही इंप्रेशन में आपका पता चल जाता है, आपको दोबारा बुलाया नहीं जाएगा। तो सबसे पहला काम होता है एक्टिंग सीखने का। तो मैं किशोर नमित कपूर गया, वहां मैंने एक्टिंग सीखी। दूसरा काम होता है उसको तराशने के लिए ऐसी जगह चुनना जहां पे आप उस चीज को परफॉर्म कर पाओ। तो बाजी के यहाँ पे एकजुट थिएटर ग्रुप में हमें परफॉर्म करने का मौका मिला। तो वाइल परफॉर्मिंग ऑल्सो हमें क्या गलतियां होती हैं, हम कहाँ गलत हैं, कौन सा इमोशन हमारा वीक है, वो नादिरा जी ने हमारा मजबूत कर दिया। उसके बाद तीसरा होता है कि आप अब विजिबल होना शुरू हो कहीं ना कहीं, आप दिखो अब। तो वो जो दिखने का प्रोसेस है उसमें वो शॉर्ट पीरियड होता है कमर्शियल एड्स का, कि आप कमर्शियल एड्स के ऑडिशन दो और किसी कमर्शियल एड में आप दिखते हो तो नोटिस हो जाते हो अचानक, क्योंकि हर चैनल पे हर 5 मिनट में एक ऐड आता है। और कोई ऐड इंटरेस्टिंग होता है तो इंसान उसको रुक के देखता है। तो मैंने किशोर नमित कपूर कर लिया था, उसके बाद नादिरा जी के यहाँ मैंने थिएटर कर लिया था। उसके बाद मैंने ऑडिशन देने शुरू किए, तो करीब मैंने 70-80 कमर्शियल एड्स शूट किए 1-2 साल के अंदर। और जब मुझे लगा कि हाँ ये मजा आ रहा है करने में, उसके बाद ये 3 चीजें थी। चौथी चीज उन्होंने बोली थी कि कोई अच्छा बड़ा डायरेक्टर अगर हो कभी, तो उनके सेट पे जाके सीखो कि बड़े एक्टर्स या जो मंचे हुए कलाकार होते हैं वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, कैसे एक लोकेशन का यूटिलाइज करते हैं, कैसे प्रॉप्स को यूज करते हैं एक्टिंग के अंदर, और कैसे कैमरे के दायरे के अंदर रह के अपने इमोशन को आप तक ला पाते हैं। तो मैं लकी था कि जब छोटा मैं कपूर कर रहा था तो ईशान रोशन जो राजेश रोशन जी के बेटे हैं, वो मेरे काफी अच्छे मित्र बने। और उनकी तरफ से ये मेरे पास एक मौका आया कि हमें असिस्टेंट डायरेक्टर इंटर्स चाहिए क्रिश 3 के अंदर। तो आर यू इंटरेस्टेड, बिकॉज ईशान को पता था मैं ऋतिक रोशन का बहुत बड़ा फैन। तो उन्होंने वो चीज भी मद्देनजर रखते हुए मुझसे पूछा और मैंने बोला बिल्कुल क्यों नहीं। वो मुझे मेरे एक सीखने वाले स्टेप में और आगे भी बढ़ा रहा था।
तो चौथा स्टेप ये था कि मैंने एक बड़े डायरेक्टर राकेश रोशन जी को असिस्ट किया क्रिश 3 के अंदर। करीब 220 दिन शूट चला और उसमें हमने मुंबई में फिल्मिस्तान में और हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में हम लोग शूट करते थे। तो वहां मैं सीखता था कि कैसे विजय ओबेरॉय, कंगना रनावत, कैसे प्रियंका चोपड़ा जी या कैसे ऋतिक रोशन, हाउ दे परफॉर्म और कैसे अपने आप को तैयार करते हैं। और बहुत ही कमाल था जब ऋतिक रोशन कृष भी बनते थे, जब वो कृष्णा बनते थे और जब वो रोहित मेहरा बनते थे। तीनों एक ही इंसान है, लेकिन कैसे वो एक ही सेट के ऊपर अलग अलग किरदार तीनों एक ही दिन में प्ले करते थे। कितनी बार ऐसा होता था कि एक ही दिन में उनको तीनों किरदार प्ले करने होते थे। तो उसका मेकअप कैसा होता था, वो उसमें कैसे ढलते थे, वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, कौन सा परफ्यूम यूज करते थे कि उनको भी लगे कि हाँ अभी मैं रोहित मेहरा हूँ, अभी मैं कृष्णा हूँ। तो वो जो प्रिपरेशन थी वो मेरे लिए आई थिंक सबसे बड़ा स्कूल था। वहां पे बहुत कुछ सीखा। और पांचवा बहुत सिंपल था, उन्होंने बोला कि जब ये सब चीजें कर लोगे तो कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा कि जब तुम फिर जहां जाके अपना ऑडिशन दोगे या कुछ करोगे तो खुद ब खुद सामने वालों को तुम में कुछ बात नजर आ जाएगी और जिस चीज में भी तुम सुटेबल होंगे तुम्हें ऑफर की जाएगी। तो वही रहा जैसा नाना जी के वर्ड्स थे कि मैंने जब हमारा कृष्ण का शूट खत्म होने आया था तो मुझे पता चला ऐसे मुंबई में ऑडिशन चल रहे हैं। मैं गया, जाके ऑडिशन दिया और तीन चार सीरीज ऑफ ऑडिशन हुए अलग अलग दिन पे और फाइनली एक कॉन्ट्रैक्ट सामने आया किसी से कि हाय देव शर्मा, वी आर साइनिंग यू एज one of the lead for this particular film called Yariyan and it's a 3 film contract। तो मैं बार बार उसी लाइन पे अटक रहा हूँ कि वन ऑफ द लीड और 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मेरे लिए था कि शायद कुछ छोटा सा किरदार है उसके लिए ऑडिशन चल रहा है। लेकिन जब वो फाइनली मैं समझ पाया कि ये एक लीड कैरेक्टर है तो मैं बाहर गया। टीसीपीएस के ऑफिस में बाहर बहुत बढ़िया मंदिर बना हुआ है, वहाँ मैंने मत्था टेका और फिर जोर से चिल्ला के सेलिब्रेट किया और घर पे कॉल करके बोला कि अब आपको किसी को ये नहीं बताना होगा, देखो वो एड में वो मेरा बेटा है, अब लोग आपको बताएंगे कि हमने आपके बेटे की वो फिल्म देखी, ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ मैं। तो जी, इस तरीके से गाइडेंस बहुत काम आई नाना जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सुन के। थोड़ा सा एक बार फिर से आपके उसी वक्त में जाएंगे जब आप असिस्ट करते थे, आप राकेश रोशन साहब को। जब आप एज एन असिस्टेंट काम कर रहे थे उस दौरान आपकी जिम्मेदारियां क्या होती, आपको क्या कुछ देखना होता था सेट पे? क्या एक्टिंग रिलेटेड चीजें ही देखनी होती थी या ओवरऑल पूरा मैनेजमेंट संभालना होता था? किस तरह की जिम्मेदारी आपकी? टीचर्स होते हैं उनको तो सब कुछ ही करना होता है और लेकिन उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं दिया जाता है। मुझे तेलुगु काफी अच्छी बोलनी आती है और हम लोग क्योंकि हैदराबाद में शूट कर रहे थे तो जो लोकल क्राउड को हैंडल करना होता था तो वो डिपार्टमेंट मुझे बहुत ज्यादा दिया जाता था कि बिकॉज देव कैन कम्युनिकेट विद द लोकल पीपल इजीली, तो देव उनसे बात कर लेगा। और जहां तक बात आती थी कंटिन्यूटी संभालने की कि अगर ऋतिक रोशन ने अगर शर्ट पहनी है तो उनके कितने फोल्ड किए उन्होंने पिछले सीन में, वो चेंज तो नहीं हो गया है या कोई कॉस्ट्यूम में चेंज तो नहीं है, कोई हेयर स्टाइल ऊपर नीचे या डिफरेंट तो नहीं लग रहा है पिछले सीन से। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक सीन को एक दिन में कंप्लीट नहीं करते और हो सकता है कि उसी सीन को हम 6 दिन बाद वापस शूट करें। तो हमारे पास वो कंटिन्यूटी पिक्चर्स होनी चाहिए जिसमें हम वो मैच कर पाए कि हाँ ये सेम लुक आ गया है, जहाँ पे हमने सीन छोड़ा था वहां से शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजों का ध्यान रखना होता था। तो बाकी लेकिन इतना जिम्मेदारी हम पे क्योंकि हम लोग इंटर्न्स थे तो नहीं दी जाती थी, बट यस वी वर हेल्पिंग हैंड ऑन सेट और सीखने को बहुत मिलता था। जी। असिस्टेंट के बाद जब आपको पहली फिल्म यारियां मिली और यारियां का जब काम शुरू हुआ तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि इससे पहले आप थिएटर कर चुके थे, आप मॉडलिंग कर चुके थे, आप ऋतिक रोशन जैसे अभिनेता को काम करते हुए देख चुके थे, आप राकेश रोशन जैसे दिग्गज डायरेक्टर को असिस्ट कर चुके थे। तो एज एन एक्टर जब आप पहले दिन सेट पे पहुंचे उस दिन क्या आपका अनुभव था, क्या एक्सपीरियंस था? जरा वो हमारे साथ शेयर कीजिए। वो अनुभव तो ऐसा था कि अगर आपको गाड़ी चलानी आती है और आपको बोला जाए कि भाई आप अंधेरी से लोखंडवाला आ जाओ तो आप आराम से चलाते हुए चले जाओगे, कुछ सोचोगे नहीं कि गियर कैसे बदलना है, स्टीयरिंग कैसे घुमाना है, हैंड ब्रेक कब खींचना है, आप बस पहुंच जाओगे आपको जब बुलाया जाएगा क्योंकि आपको गाड़ी चलानी आती है। तो गाड़ी चलाने आने का मतलब हो गया वर्कशॉप। जब मैंने यारियां साइन की थी उसके बाद दिव्या मैम ने, जो हमारी डायरेक्टर थी दिव्या खोसला कुमार, भूषण कुमार जी की वाइफ थी, उन्होंने 6 महीने हम पांचों बच्चों की वर्कशॉप ली और उस 6 महीने में हम लोग कम से कम 2 बार अपनी फिल्म को पूरी तरीके से वर्कशॉप में ही कंप्लीट कर चुके थे परफॉर्म कर करके।
तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया था सेट पे, क्योंकि वो भी चाहते थे कि जो पांचों लोग हमारे हैं, तो इनके साथ सेट पे जाके जहाँ इतनी डिफिकल्टी वाला टास्क होगा, क्योंकि बहुत ठंड में हमने शूट किया फिल्म को, और ऐसे ऐसी लोकेशन पे शूट किया जहाँ पे यूनिट के लिए बहुत ट्रबल हो जाएगा अगर हम टाइम ज्यादा लगाएंगे शॉट को कंप्लीट करने में। तो इसलिए हमको इतना तरीके से तैयार किया गया था कि जब हम सेट पे पहुंचे तो हमको मालूम था कि अच्छा ये सीन करना है, ओके। और साथ में हमारी पूरी वर्कशॉप लैपटॉप में रिकॉर्ड थी मैम के पास, तो कभी हमसे कोई गलती हो रही है, कोई चीज हम समझ नहीं पा रहे, तो हमें अपना ही रेफरेंस देखने को मिल जाता था कि देखो ये सीन इस तरीके से आपने किया था और ये ऐसा ही कुछ चाहिए, अभी इससे थोड़ा अलग जा रहा है। तो क्योंकि एटमॉस्फेयर अलग है, कॉस्ट्यूम अलग है, बट देन ट्राई टू एडजस्ट कि आप इसके आसपास का कुछ परफॉर्म करें। तो वो आजकल बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक हो गया तरीका, तो बहुत इजी हो गया था परफॉर्म करना। तो पहला दिन आपका यारियां का हुआ और वो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। कई बार क्या होता है देव, जैसे बहुत सारे लोग कोई मॉडलिंग में है, कोई किसी दूसरे प्रोफेशन में है, और जब उनको उनकी फिल्म मिलती है, बहुत सारे स्ट्रगल के बाद जब पहली फिल्म मिलती है, बड़े से सेट पे जाते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स के बीच जाते हैं, तो अंदर होता है ना एक एक कॉन्फिडेंस अंदर आता है, और कॉन्फिडेंस कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। तो उस ओवर कॉन्फिडेंस को किस तरह से कंट्रोल करता है एक एक्टर, क्योंकि आप शुरू से उस माहौल में रहे, आपने पंकज कपूर, राज बब्बर और तमाम लोगों को अपने घर में देखा, उनका आना जाना रहा। नाना जी एक बड़े दिग्गज टीचर रहे अभिनय के, एनएसडी में आना जाना रहा आपका, हमेशा से उस माहौल में पले बढ़े आप, और बड़े बड़े लोगों को असिस्ट किया, और तब जब आप पहली फिल्म के दौरान पहुंचे, ठीक है आपको दिक्कत नहीं, लेकिन कई बार ऐसे माहौल में पहुंचने के बाद एक नए एक्टर में एक कॉन्फिडेंस के साथ ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो उस ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार वो गलती भी कर बैठता है। तो ऐसी कोई सिचुएशन कभी आपके सामने हुई, ऐसा किस सिचुएशन का सामना करना पड़ा, और अगर हुआ भी तो कैसे आपने कंट्रोल किया उसको? शायद मैं खुशनसीब रहा कि मैंने जिस लेवल पे मैं अभी हूँ उससे कम से कम 100 गुना ऊपर के लेवल के एक्टर्स को बचपन से ही घर पे देखा था, और देखा हम्म। था कि उनकी सादगी है, कितने डाउन टू अर्थ रहते हैं वो। तो मैंने उनसे एक चीज बिना पूछे बिना बोले सीखी कि आप जितना रियल रहोगे, जितना आप रहोगे, उतना लोग आपको पसंद करेंगे। जितना आप मैं बनने की कोशिश करोगे, जितना आप अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करोगे, लोग आपसे दूर हो जाएंगे। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं सबसे इंटरेक्ट करूं, हंस, मतलब जो मेरा बेसिक नेचर है, जो मेरी नेचुरल, मैं पता नहीं क्यों मेरे चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान रहती है, वो जाती ही नहीं है। तो मैं हमेशा ऐसे ही मिलता हूँ सबसे और ऐसे ही बात करता हूँ। तो कोशिश यही रहती है कि कभी अनजाने में भी किसी को मेरी किसी बात से या मेरे किसी बिहेवियर से ठेस ना पहुंच जाए। तो और ये बातें जो आप कह रहे हैं ये अक्सर मैंने भी नोटिस की है यहाँ पे कि कुछ लोगों में ऐसा हो जाता है, और बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहता है, बहुत जल्दी उन्हें समझ में आता है कि अच्छा ये जो हमारा एटीट्यूड है टूवर्ड्स पीपल या टूवर्ड्स आवर डायरेक्टर या टूवर्ड्स आवर को स्टार, ये सही नहीं है। वो बहुत जल्दी समझ जाता है इंसान, क्योंकि जो इस तरीके से प्रैक्टिस करता है अपने आप को रखने की, वो अकेला पड़ जाता है। और ये जग जाहिर बात है कि जो अकेला है वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा। हमेशा हमें साथ में, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो हमें समाज के साथ चलना है, हमें सबको मिलके साथ में लेके चलना है, सबके साथ जुड़ के चलना है। तो आप जब भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करोगे तो अकेले पाओगे खुद को, और अकेले ना तो खुशी सेलिब्रेट करने में मजा आता है, ना अपना किसी को गम बता सकते हो आप अकेले में। तो इसलिए आई थिंक ये चीज बहुत बेसिक लेवल से क्लियर थी कि भाई जो हो वो रहो, वही अच्छा है। हाय हेलो व्हाट्सअप से अच्छा है कि राम राम करके बात करो, जैसा कि हमने बात की अभी। वेलकम। सही बात, सही बात है। अमूमन क्या होता है देव कि जैसे आजकल इंटरव्यूज करते हैं नई स्टार कास्ट का, भले ही वो एक्टर है या फिर एक्ट्रेसेस हैं, तो अंग्रेजी के वर्ड्स खूब सारे हों, लेकिन आप इतनी प्यारी हिंदी बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे वाक्य यूज कर रहे हैं आप कि हम सामाजिक प्राणी हैं, और वो सारा कहीं ना कहीं नाना जी का असर लगता है आपकी शब्दावली पे, आपकी भाषा पे। एक बार फिर से नाना जी की बात करना चाहूंगा, मैं उनके इन्फ्लुएंस से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ। जब नाना जी के घर पे जब ये लोग आया करते थे, एनएसडी के तमाम लोग आते थे, तो किस तरह की बातें किया करते थे? आप तो बच्चे थे उस वक्त, तो कैसी बातें हुआ करती थी घर में? एक्टिंग की बातें करते थे, नाटक की करते थे, क्या बातें होती थी सारी? एक्चुअली वो दौर था जब मैं मुंबई आया था, जो मेरा दौर था ना शुरू का, उस टाइम उनका वो दौर था सबका। तो
नाना जी जब उनकी कोई परफॉर्मेंस देखते थे या वो कुछ बताते थे, शेयर करते थे, तो नाना जी बोलते थे कि अरे तुम्हारी जगह दिल्ली नहीं मुंबई में है और तुम पहुंचो और तुम्हें हाथों हाथ काम मिलेगा। तो उनके वर्ड ऐसे होते थे, कहाँ गुरुजी आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन इतना आसान नहीं है, बहुत स्ट्रगल है। तो नाना जी बस ये बोलते थे कि मुझे अपने स्टूडेंट्स पे पूरा कॉन्फिडेंट है, मैं जानता हूँ कि आप पूरी तरीके से तैयार हैं। आपको एक 80 साल का बुढ़ा बनना हो या आपको एक 18 साल का एक नवयुवक बनना हो, आप दोनों चीजें बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। एंड एक्टिंग इज ऑल अबाउट परफॉर्मिंग योर कैरेक्टर। तो अगर आप अपने किरदार को अच्छे से जीना जानते हो और लोगों को उस पर बिलीव कराना जानते हो, तो फिर बीच में आने वाली कोई बाधा है ही नहीं। तो ये चीजें हैं जो मेरे जहन में है आज तक। और जब मैं मुंबई आ रहा था तो आज तक मुझे ये बात याद है और आज तक भी मैं इस चीज को फॉलो करता हूँ कि नाना जी ने बोला कि मैं यही चाहूंगा कि मेरा जो खुद का नाती है वो मुंबई जाके किसी से मदद ना मांगते हुए अपना नाम बनाए, अपना सर्कल बनाए और अपनी पहचान बनाए। और उस दौरान तुम्हें ये सब लोग मिलेंगे, क्योंकि ये सब लोग आज भी उतने ही दृढ़ और उतने ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। जब मिलो तो जरूर मेरा नाम लेना और उन्हें याद दिलाना कि दादा ने याद किया है या दादा ने आशीर्वाद दिया है। काफियों के साथ काम कर लिया मैंने। गोविंद नामदेव जी जो भी नाना जी के स्टूडेंट थे, उनके वो मेरे फादर बने थे अभी पीछे एक फिल्म में, जंक्शन वाराणसी में। तो बहुत लोग हैं ऐसे। अब तो अब मैं जब उनसे मिलता हूँ तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, कुछ बन के या कुछ अपनी पहचान बना के मिलने में जो मजा है वो रेफरेंस में नहीं आता कि मैं उनकी सिफारिश से आया हूँ या वो मेरे नाना जी लगते हैं। चीज बहुत अच्छी लगती है और बहुत प्राउड फील करता हूँ कि इतनी अच्छी गाइडेंस उन्होंने उस टाइम पे मुझे दी, जिसको मैंने सीरियसली फॉलो किया, तो मैं शायद मेहनत भी ज्यादा कर पाया। छोटी उम्र में काफी बड़े हो गए हैं आप। एक संस्कृत में एक श्लोक है, हमने 6th या 7th क्लास में पढ़ा था शायद, कि भाई आदमी सिर पे बाल सफेद होने से बुजुर्ग नहीं होता। कोई भी आदमी जब बुजुर्ग होता है तो उसके बाल सफेद हो जाते हैं, तो उससे वो बुजुर्ग नहीं होता। वो आदमी बुजुर्ग होता है अपने गुणों से, अपनी बुद्धि से, अपने टैलेंट से, अपनी प्रतिभा से। और वैसा ही कुछ मैं आप में देख पा रहा हूँ। आपने महाभारत पढ़ी है क्या? महाभारत, महाभारत पढ़ी हो या सुनी हो या कभी टीवी पे देखी हो आपने महाभारत? तो मैंने महाभारत में, बिल्कुल। जी, महाभारत में जो अभिमन्यु का जो कैरेक्टर है, कि जिस तरह से क्योंकि उनका पूरा फैमिली का बैकग्राउंड इतना टैलेंटेड था कि कृष्ण जिसके मामा हैं, अर्जुन जिसके पापा हैं। तो ऐसे अभिमन्यु जब अपनी माँ की कोख में थे, माँ के गर्भ में थे, और जब उन्होंने गर्भ में रहते ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया, और जब वो गए महाभारत के युद्ध में और बड़े बड़े जो योद्धा थे उनके छक्के छुड़ा दिए, चक्रव्यूह को तोड़ के चक्रव्यूह के अंदर वो घुस गए। तो ऐसा मुझे मुझे लग रहा है, अपन जनरल एक टॉक कर रहे हैं कि अगर इन फ्यूचर महाभारत पे कोई फिल्म बनती है तो अभिमन्यु का कैरेक्टर जो है वो आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आप अपने रियल लाइफ के अभिमन्यु। आपने पता नहीं कितने सारे चक्रव्यूहों को तोड़ा। हालांकि टैलेंट की कमी नहीं थी और बैकग्राउंड की भी कमी नहीं थी, सपोर्ट की भी कमी नहीं थी। नाना जी और जिस तरह से तमाम लोग और चाचा जी और सारे लोग, कहीं कोई कमी नहीं थी। लेकिन उन सब चीजों के रहते हुए आपने अपना मुकाम बनाया अपनी मेहनत से और अपने उसूलों के साथ। अभी भी आगे बढ़ रहे हैं और आगे जा रहे हैं। एक खूबसूरत सा शेर मेरे जहन में आ रहा है, मैं कहना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा नकलची टाइप हूँ, मुझे यहाँ वहां कुछ लाइनें पसंद आती है किसी की, तो मैं चुरा के रख लेता हूँ, बिल्कुल। और जब कभी ऐसा मौका होता हो तो मैं कह देता हूँ। वसीम बरेलवी साहब ने एक बहुत खूबसूरत गजल लिखी, उसका एक पहला या दूसरा ही शेर है कि उसूलों पर अगर आँच आए तो फिर टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। उसूलों पर बिल्कुल। अगर आँच आए तो फिर टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, और नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के निकलना है, कहाँ जाना जरूरी। तो ये बहुत बिल्कुल। खूबसूरत उन्होंने कहा। तो कई बार नई उम्र के जो लोग होते हैं वो खुद मुख्तार होते हैं, अपनी अपनी बात अपने तरीके से मनवाते हैं, अपने बनाए रास्तों पे चलते हैं, बुजुर्गों को समझते नहीं। और उस माहौल में, उस युग में आके आपने अपने बुजुर्गों के उन उसूलों को, उनके संस्कारों को, उनके आदर्शों को जो सर आंखों पे रखा है, ये वाकई काबिले तारीफ। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत लग रहा है कि एक ज़हीन आदमी से बात कर रहा हूँ, जिनकी उम्र छोटी है लेकिन विचार कितने बड़े, समझ कितनी बड़ी है, जिनका ऑरा कितना बड़ा है। ये आपका जी, डेवलपमेंट है, थैंक यू सो जी। अ, आगे बढ़ते हैं। आपको यारियां फिल्म मिली और यारियां के बाद फिर आप आगे बढ़ते चले गए। आप बहुत सारी फिल्में आपने की, बहुत सारे अदाकारों के साथ रहते हुए आपने बहुत सारी फिल्में की। तो
उसके बाद का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि एक फिल्म मिलने के बाद कई बार यह होता है तो या तो कोई फिल्म नहीं है या फिर बहुत सारी फिल्मों की झड़ी लग जाती है। आपके जी। साथ क्या हुआ, वो जरा साझा कीजिए हमारे साथ। यार ये रिलीज होने से पहले ही मुझे हीरोपंती मिल गई थी। हीरोपंती कास्टिंग चल रही थी और टाइगर श्रॉफ का लॉन्च था। तो बात चल रही थी कि भाई इतनी बड़ी फिल्म है जिसको पूरा दुनिया देखने आएगी क्योंकि जैकी श्रॉफ के बेटे लॉन्च हो रहे हैं। तो उसमें एक जी। ऐसा किरदार था जो कि बहुत ही सेंट्रल कैरेक्टर था, जो टाइगर श्रॉफ का दोस्त होता है और टाइगर श्रॉफ के अलावा किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ छुपा हुआ है। और वो हम्म। उस इंडिया के सबसे बड़े डॉन की लड़की को लेके भागा है क्योंकि उससे प्यार करता है। और और वो उस बेचारा मार भी खाता है, वो बेचारा मार भी खाता है उस चक्कर में, लड़की के पापा से पिटता भी है बेचारा। जी। जी जी जी। तो जी। वो किरदार मैंने प्ले किया। तो मुझे मौका मिला उस किरदार को प्ले करने का। और उस दौरान टाइगर के साथ भी काफी अच्छी दोस्ती हुई और अ, अ, मजा आया शूट करके। तो क्योंकि यारियां ऑलरेडी एक इतना बड़ा नाम था कि रिलीज होने से पहले ही हम पांचों जो किरदार थे उसमें हमको बहुत फेमस कर दिया था। रिलीज से पहले ही इतनी पब्लिसिटी हुई थी फिल्म की। और उसी के चलते मुझे हीरोपंती ऑफर हुई। हीरोपंती जब मैंने शूट करी तो हीरोपंती के अंदर भी काफी मजा आया शूट करके। प्रकाश राज जी के साथ सीन से उनकी बड़ी लड़की जो संदीपा धर ने किरदार निभाया था, उनसे मैं प्यार करता हूँ और उसको लेके मैं भागता हूँ। तो जानते हुए भी कि मैं कहाँ छुपा हूँ। टाइगर मार खाते हैं उनके चाचा से, उनके पापा से, सबसे, लेकिन बताते नहीं है। और जहां मौका मिलता है मुझे मदद करते रहते हैं भगाने में। और इवेंचुअली उनकी छोटी लड़की से उसको टाइगर को प्यार हो जाता है। तो उस तरीके का किरदार था वो। मैं सौभाग्य था कि टी सीरीज के बाद साजिद नाडियाडवाला जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म करने का मौका मिला। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसी भी एक चीज होती है लाइफ में जो मैंने एक्सपीरियंस की, जो मुझे नहीं लगा था कि कभी होनी चाहिए। कि कई बार आपको कुछ इस तरीके के लोग टकरा जाते हैं जो वाकई उनका नाम बड़ा होता है और वो इंडस्ट्री में काफी लोगों को जानते हैं। तो इस तरह के एक मैनेजर थे जो काफी बड़े एक्टर्स को मैनेज करते थे। उन्होंने मुझे सामने से अप्रोच किया कि मैं आपका काम मैनेज करना चाहूंगा। और उनका नाम इतना बड़ा था कि मुझे लगा कि वाकई अगर ये मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो चीजें और अच्छी हो जाएंगी। ऑलरेडी इतनी अच्छी चल रही है, जब कोई नहीं जुड़ा हुआ तो शायद और बेटर हो जाएगा। हम्म। अब हालांकि मैं नहीं जानता कि उनकी इंटेंशन गलत थी कि नहीं। बट उनके मेरे साथ जुड़ने से मेरे कुछ 6-8 महीने हीरोपंती के बाद खराब हो गए। क्योंकि चाहे उनके पास मेरे लिए कॉल आ रहा हो या मेरे पास कोई कॉल आ रहा है तो मैं उनका नंबर दे रहा था। मुझे कुछ 6-8 महीने बाद किसी इवेंट में मैं किसी प्रोड्यूसर से मिला जिनसे मैं जिनके साथ मैं फिल्म शुरू करने वाला था। तो उन्होंने बोला कि कैसे हैं। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया। मैं एक्चुअली बहुत एक्सपेक्टेशंस थी मेरी कि मैं शायद आपके साथ वो फिल्म करूंगा। हमारी काफी अच्छी बातचीत हुई थी मीटिंग में। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, आपके मैनेजर ने बताया कि आप फलाना फलाना इतना अमाउंट से नीचे काम नहीं करोगे। तो हमारा उतना बजट नहीं था। तो मैं हैरान हो गया सुन के क्योंकि मैंने उतना बजट कभी कोट ही नहीं किया। और वहां मुझे एक चीज सीखने को मिली कि अपना करियर या अपनी डेट्स या अपनी मीटिंग्स का टोटल दारोमदार आप कभी किसी और के ऊपर नहीं रख सकते। आप एक मैनेजर है तो मीटिंग फिक्स कराने तक या डेट्स मैनेज करने तक उनकी इन्वॉल्वमेंट अच्छी है। उससे ज्यादा अगर वो इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं वो नुकसान भी कर सकते हैं आपका। जरूरी नहीं हर सही बार बात। ऐसा हो, पर सही कभी बात। कभार ऐसा हो। वो जो 6 महीने थे उसमें 3-4 अच्छे ऑफर्स मेरे हाथ से गए। बट क्योंकि मैं मुंबई आया था तो सोच के ही नहीं आया था कि मुझे यारियां जैसी फिल्म या हीरोपंती जैसी फिल्म मिलेगी। मैं सिर्फ परफॉर्म करने आया था क्योंकि मुझे परफॉर्म करना का शौक था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 4-6 महीने में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एंड देन मैंने उनको बहुत प्यार से फोन करके बोला कि सर मैं आगे का काम अपना फिलहाल खुद ही मैनेज करूंगा। तो इसको हम थोड़े दिन के लिए ब्रेक लेते हैं इसमें। एंड देन मैं जैसे ही वापस अवेलेबल हुआ खुद तो फिल्में आनी शुरू हुई। देन होता ये है कि मुंबई में ऐसा भी होता है कि बहुत सारी फिल्में बनती हैं और रिलीज नहीं हो पाती। तो कुछ 5-6 फिल्में ऐसी भी हैं जो मैंने कंप्लीट करी। लोगों के लिए देव गायब है लेकिन देव कंटिन्यूअसली शूट कर रहा था। लेकिन क्योंकि वो फिल्में रिलीज नहीं हुई तो ऐसा लगा कि गैप आ गया। वो पहले ही 6 महीने का वो गैप था जब इस तरह की चीजें चल रही थी। उसके बाद जो फिल्म एक दो की वो रिलीज नहीं हो पाई किसी रीजन की वजह से। खैर उसके बाद फिर मैंने मुझे ऑफर हुई मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में 2013 में दंगे हुए थे हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। और क्योंकि मैंने मेरठ से भी पढ़ाई की है तो मैं मुजफ्फरनगर बहुत क्लोजली जानता हूँ। मेरे दोस्त थे मुजफ्फरनगर से। और अक्सर जब मैं दिल्ली से मेरठ जाता था तो मुजफ्फरनगर के वाया ही जाता था। तो
उस मैं बहुत ही हैरान था, क्योंकि मुझे जब हम चाय पीने के लिए मुजफ्फरनगर में रुकते थे बचपन में, तो मैं हमें याद है कि वहाँ पे बात की जाती थी कि इस जगह का नाम पहले मोहब्बत नगर था। और मोहब्बत नगर इसलिए था क्योंकि पूरे देश में अगर कहीं हिंदू मुसलमान में सबसे ज्यादा प्यार है, भाइयों से बढ़ के प्यार है, तो वो इस जगह पे है, मुजफ्फरनगर में। इसलिए इस जगह का नाम मोहब्बत नगर था। अब ऐसी जगह एक बार मैं आपको एक बार रोक रहा हूँ आपको, मैं माफी चाहता हूँ। मुजफ्फरनगर की आपने बात की, तो मुजफ्फरनगर के आसपास ही एक छोटा सा कस्बा है शायद, बीना। बीना एक कस्बा है मुजफ्फरनगर के आसपास ही। तो हाँ, वहां हम भी कई बार जैसे वहां से जाते थे, कई बार इवेंट वगैरह के सिलसिले में, तो हमने कई बार वहां पे एक चाचा की दुकान पे ऐसी चाय पी जो मलाई वाली चाय बनाते हैं। चाय बनाते हैं और चाय बनाने के बाद उसमें मलाई डालते हैं और बहुत टेस्टी होती है वो चाय। शायद मुजफ्फरनगर में भी मिलती होगी। तो वो चाय बिल्कुल बड़ी जानी मानी उसी वहां चाय की की। बात, यस, और वहां उसी का चाय गुड़, की। वहां का गुड़ भी, खास तौर से गुड़ भी बड़ा फेमस है वहां का। जो गर्मा गर्म गुड़ गन्ने के रस से निकालते हैं और वो जब खाते हैं, मतलब बिल्कुल बहुत टेस्टी। तो दोनों चीजें बहुत शानदार। प्लीज प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। यही सिलसिला रहता था हमारा कि अगर हम मेरठ जा रहे हैं तो घर के लिए गुड़ ले गए, गरम गरम आता है, पूरा लिक्विड होता है वो, फिर थोड़ी देर। और जब मेरठ से दिल्ली जाते थे तो दिल्ली वाले घर के लिए ले जाते थे खूब सारा गुड़। तो मैं वहां देखता था कि वहां पे वाकई हिंदू मुस्लिम जो है ना एकदम भाइयों की तरह रहते हैं, जबकि कहीं ना कहीं बचपन से कहीं ना कहीं देखा है कि थोड़ा बहुत मनमुटाव रहता था दोनों कौमों में। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही प्यार था। मैं यारियां का शूट कर रहा था और इन दंगों के बारे में पता चला, मुजफ्फरनगर में हिंदू और मुसलमान में दंगे हुए हैं। तो मैं मेरे फ्रेंड से, जो मेरे को एक्टर से, मैंने बोला यार ये वो यूपी वाला मुजफ्फरनगर नहीं होगा, और भी कहीं होगा शायद, एक बार चेक करते हैं। और जब चेक किया और देखा कि ये वही यूपी वाला मुजफ्फरनगर है जिसे मोहब्बत नगर बोलते थे, तो मैं हैरान हो गया, हिल गया था एक्चुअली मैं, क्योंकि मैं बचपन से वहीं से गुजरा हूँ, तो मैंने कभी आज तक ऐसा कभी देखा ही नहीं था माहौल। तो जब मुझे फाइनली वो फिल्म ऑफर हुई मुजफ्फरनगर, और बताया गया कि हम रियल लोकेशन पे जाके शूट करेंगे जहाँ पे असल में ये दंगे हुए थे और क्या रीजन थे इसके पीछे, तो मुझे लगा कि नहीं, ये फिल्म तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। तो फिर जाके मैंने उस फिल्म को 2017 में शूट किया और वो 18 में रिलीज हुई थी। तो दैट वाज जो है हीरोपंती के बाद जो मेरी रिलीज फिल्म थी मुजफ्फरनगर। फिर जंक्शन वाराणसी आई, उसके बाद पार्थो घोष डायरेक्टर हैं, उनकी दोस्ती जिंदाबाद आई। अभी आने वाली फिल्मों में तीन शाने हैं, माँ है, और तेरा मोह है, और आ भी जाओ पिया 16 अप्रैल को आ रही है। तो बस नाना जी का और ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है कि गाड़ी चल रही है अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तीन सियाने के बारे में बताइए, ये मूवी आपको कैसे मिली और इसमें काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुंबई में जैसे मैंने बताया कि कई बार ऐसे मैनेजर मिलते हैं जो आपका काम खराब कर देते हैं, तो कई बार ऐसे मैनेजर भी मिलते हैं जो आपका काम अच्छा कर देते हैं। तो अमरजीत सिंह जी नाम से अमरजीत सिंह एक मैनेजर है, काफी सीनियर है और काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट का काम संभालते हैं। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी एक दोस्त के थ्रू, और उनके साथ ऐसा दिल लग गया कि वो मैनेजर और एक्टर वाला रिलेशन खत्म होके मतलब ऐसा हो गया कि हाँ ये अपने हैं। और वो भी मतलब कि कहीं पे भी जाना तो मेरा जिक्र करना ही करना। तो बात चल रही थी, कास्टिंग चल रही थी, और जिस तरीके का उन्होंने लुक और सारी चीजें बताई, तो उन्होंने बोला कि यार मेरी नजर में लड़का है, यंग है, टैलेंटेड है और अभी नया है, तो आपको हम्म। मिलना चाहिए। तो उन्होंने मुझे रेफर किया, मैं जाके डायरेक्टर से मिला, अनीस भाई से, और फर्स्ट मीटिंग में ही मतलब उन्होंने ऑलरेडी जो प्रोफाइल मेरी देख चुके थे, तो उनको क्लियर था माइंड में कि हाँ देव इज डूइंग द लीड रोल। और जब मैं मिला, मैंने कहानी सुनी, तो मैंने क्योंकि अब तक कोई कॉमेडी फिल्म नहीं की थी और मैं बहुत सीरियस फिल्म उस टाइम पे शूट करके चुका था, मुजफ्फरनगर, तो मुझे लगा कि हाँ यार ये एक ब्रेक भी हो जाएगा एज एन आर्टिस्ट, मुझे एक नया इमोशन परफॉर्म करने का मौका। तो फिर उस तरीके से मैं ऑन बोर्ड आया, और ऑलरेडी बड़ी कास्ट थी उसमें, मुकेश खन्ना जी थे, अपने प्रियांशु भाई जिनकी तुम बिन देख के मतलब मैं बहुत बड़ा फैन हो गया था उनका, प्रियांशु जी हैं, उसके बाद राकेश बेदी जी हैं, टीकू सुल्तानिया जी हैं, और जरीना वहाब जी मेरी पिछली फिल्म में भी मदर बनी थी, जंक्शन वाराणसी में। और फिर तीन शाने में वापस तो एक्चुअली ऐसा हो गया कि जरीना जी के साथ एक और फिल्म में मदर बनी, तो मेरी ऑन स्क्रीन मदर तो मेरे ख्याल से जरीना जी हो चुकी हैं अब। तो इस तरीके से विजेश हिजी है फिल्म के अंदर, तो काफी अच्छे कलाकारों के साथ जोड़ के इस फिल्म को बनाया गया है। एक एक छोटा सा, हम एक रैपिड फायर राउंड करते हैं आपसे सवालों का, ठीक है? मैं चार पांच लोगों के नाम लेता हूं और उन लोगों का एक या दो लाइन में आप क्या सोचते हैं, आपको कैसे लगते हैं, आप जरा बताइए। ठीक है, रेडी? जी, स्टार्ट करें। रेडी स्टेडी बिल्कुल। एंड गो। राइट।
अनुष बारूदवाल। काम, स्वीट एंड टैलेंटेड। अर्जुमन मुगल। फुल ऑफ लाइफ, बबली गर्ल। प्रियांशु चैटर्जी। बड़े भाई, किसी भी मौके में किसी भी मुसीबत में हमेशा डट के कंधे से कंधा मिला के जो साथ में खड़े होते हैं, वैसे वाले बड़े भाई। अनुप्रिया लक्ष्मी कटोच। एक एडल्ट के रूप में बच्चा जो सेट पे हमेशा मस्ती करता है और उसके रहने से सेट पे रौनक रहती है। मुकेश खन्ना जी। प्रिंसिपल, जो कि जितने गुस्से वाले हैं उतना प्यार भी करते हैं, और जहाँ डिसिप्लिन की बात होती है तो वहाँ डिसिप्लिन, और जहाँ मस्ती है वहां पे मस्ती, और जहाँ कुछ सीखना हो, एक अपने आप में स्कूल है, तो उनको मैं प्रिंसिपल, और खुद प्रिंसिपल के साथ साथ एक स्कूल, एक्टिंग का स्कूल है, ये कहना चाहूंगा। असरानी साहब। असरानी साहब। हाँ, मतलब किसी भी मूड में आप हो, कितने भी स्ट्रेस में हो, बस 5 मिनट उनके साथ बैठिए और आपका चेहरा भी खिला जाएगा और आंखें भी ब्राइट हो जाएंगी। जरीना वहाब। मॉम, मतलब कोई माँ है वो, मतलब उनके साथ जो रियल मेरी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी अब ऐसी हो गई है कि मैं उनसे हर चीज, अभी भी कभी मेरे को लगता है कि मैं कुछ चीज में कंफ्यूज हूँ या मुझे कोई सजेशन चाहिए, तो मम्मा ये बताओ, ऐसे करके मैं बात करके उनसे पूछ सकता हूँ। बहुत ही प्यारी इंसान और बहुत ही प्यारी अभिनेता भी। टीकू तलसानिया जी। कॉमिक टाइमिंग कमाल की, और यंगस्टर्स के साथ यंगस्टर्स वाले रहते हैं, और अगर उनकी एज का कोई है तो उनके साथ वैसी बातें करना, उस तरीके का स्विच ऑन स्विच ऑफ करना, कि यंगस्टर्स के साथ है तो उनके इंटरेस्ट की बात करना, और जब आप बड़ी एज वालों के साथ हो तो उनके तरीके की बात करना, ये कुछ से सीखना चाहिए। राकेश बेदी जी। अभी अगेन अपने आप में स्कूल, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, थिएटर परफॉर्म करते हैं, और साथ में बिना एंटिसिपेट करते हुए, जानते हुए कि अगली लाइन वो क्या बोलने वाले हैं, आपको पता नहीं चलने लगे कि वो क्या बोलने वाले हैं। तो एक ऐसी क्वालिटी है जो एक एक्टर को हमेशा एक दूसरे एक्टर से सीखनी चाहिए। तो वेरी इम्प्रॉम्प्टू एंड ऑलवेज रेडी टू इम्प्रोवाइज, और कमाल के टीचर भी हैं। एंड फाइनली, सावधान, ओमपाल फ्रॉम किरदार बोलते हैं। बहुत ही ज्यादा सुलझे हुए और बहुत ही मिठास के साथ अपनी बातों को, अपने क्वेश्चंस को पुटअप करते हैं, जिससे कि सुनने वाले कुछ सीख के जाएं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सिर्फ आपकी और हमारी बात नहीं हुई, इसके जरिए बहुत से ऐसे लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो कुछ सीख पाएंगे या कुछ एक चीज उनको मदद कर दे इन फ्यूचर। तो आपके क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छे लगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं जितनी बातें आपसे कर रहा हूँ उतने नए नए सवाल मेरे दिमाग में आते जाते हैं। अब मेरे दिमाग में ये सवाल आ गया कि कॉलेज में आप डिबेट भी करते थे क्या? कॉलेज में जब यूथ फेस्टिवल होता है तो उसमें डिबेट में भी पार्टिसिपेशन जी, करते थे आप? मैं हर वो चीज जो एक जिसमें हर कोई जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, जो पढ़ाई के साथ 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 में होती हैं, तो मैं हमेशा हर चीज में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो प्लेज हो, चाहे वो डिबेट कॉम्पिटिशन हो, चाहे वो ड्राइंग कॉम्पिटिशन हो, एनीथिंग, मैं कॉलेज का स्पोर्ट्स लीडर था और साथ में रिप्रेजेंट करता था कल्चरल एक्टिविटीज को। तो जी हाँ, वो चीजें थी शुरू से अंदर। सही कॉलेज पकड़ा के आपने टाइम एक्चुअली। जी, कॉलेज के टाइम के कुछ नाटक याद आ रहे हैं? कॉलेज के टाइम के कौन से प्ले आपने किए? जब आप कॉलेज में स्कूल में नाटक करते थे तो कौन से नाटक रहे, किन किन के साथ किए? एक्चुअली क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन विशाखापट्टनम से हुआ, जो कि बड़े लेवल पे तेलुगु बोलने वाली भाषा वहाँ पे यूज होती है। तो प्लेज इतने नहीं, लेकिन आप खुद के कुछ ना कुछ क्रिएट किए हुए स्किट्स छोटे छोटे हम लोग करते थे, जब भी मौका मिलता था या एनुअल फंक्शंस होते थे। तो रहा मेरे ग्रेजुएशन से सबसे ज्यादा जो याद है, जो जुड़ी है, वो जो मेरे को फर्स्ट कॉन्फिडेंस जिस चीज ने दिया था कि मैं मिस्टर विशाखापट्टनम बना था। तो वो एक एक ऐसी चीज थी जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया था कि हाँ, शायद कुछ तो बात है, कि अभी तक तो मैंने घर वालों को भी नहीं बताया कि मुझे एक्टिंग में आना है, और तब भी अगर लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे इस खिताब से सम्मानित कर रहे हैं, तो शायद
मैं इस रास्ते को आगे चुन सकता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे मेरी ग्रेजुएशन से मिला, ग्रेजुएशन के दौरान मिला। तो ये एक चीज मैं बोलूंगा कि मैंने अपनी लाइफ में एक चीज सही टाइम पे समझ ली थी, वो इस वजह से था। एक्टिंग के अलावा और क्या शौक आप रखते हैं? आप पढ़ते हैं कि आप स्केच वगैरह बनाते हैं, पेंटिंग वेंटिंग का शौक रखते हैं, या क्या और दूसरे क्या शौक है एक्टिंग के अलावा? मुझे किताबें पढ़ने का काफी शौक है, डांस करने का बहुत शौक है, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं क्योंकि ये वो वाली हॉबीज होती हैं जो जिससे कोई इंसान जो जॉब करता है या जिसका एक रूटीन लाइफ है, वो अपनी रूटीन लाइफ को ब्रेक करने के लिए इस तरह की हॉबीज लाइफ में लाता है कि उसको थोड़ा एंटरटेनमेंट मिले। लेकिन मेरी तो प्रोफेशनल लाइफ ही एंटरटेनमेंट के बारे में है। तो मैं जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हो जहां आपका जो जो लोगों का शौक होता है वो आपका काम है, वो आपका प्रोफेशन है, तो वहां पे ऐसी क्या चीज होगी जो आपको और ज्यादा एक्साइट कर सके। मुझे ना लोगों से बात करना, लोगों से मिलना, अननोन लोगों से जिनको मैं जानता नहीं, जिनको मैं पहचानता नहीं, जो कहाँ से आए हैं, जो मुझे नहीं जानते, उनसे वार्तालाप करना, उनसे बात करना, कम्युनिकेट करना बहुत पसंद है। क्योंकि वहां से मुझे मेरे किरदार मिलते हैं, मुझे एक सादगी मिलती है, और वहां से कहीं ना कहीं एक एक नयापन मिलता है कि जिसको हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहे हैं और लोग उससे रिलेट कर पाते हैं कि हाँ यार, ऐसा तो हमारे बीच में हमने इंसान देखा है। तो ये एक मेरा सबसे बड़ा शौक आप कह सकते हैं या हॉबी कह सकते हैं। मैं लोगों से मतलब अनजान लोगों से मिलके बातें करना बहुत पसंद करता हूँ। ओके। एक बुजुर्गों वाली बात करते हैं आप, एक मतलब जो बड़े लोग करते हैं ना, नसीहत देते हैं बहुत सारी, तो एक नसीहत वाली बात करते हैं जो तमाम जो नए लोग हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, जिनको फिल्मों में आना है, जिनको अब सीरियल्स करने हैं, जिनको किसी को ऋतिक रोशन जैसा बनना है, किसी को देव शर्मा जैसा बनना है, उन तमाम लोगों को अब एक असली वाली नसीहत दे दीजिए कि भैया सिर्फ डोले शोले बनाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ चिकने दिखने से कुछ नहीं होगा। ये डोले और चिकना दिखने के पीछे, हीरोइन के साथ ठुमके लगाने और गाना गाने के पीछे कितनी सारी मेहनत है, कितनी सारी तैयारियां हैं, कितना सारा प्रिपरेशन है। उस पे जरा सी रोशनी डाल दीजिए और तमाम लोगों को आगाह कर दीजिए, बता दीजिए कि भैया एक्टर बनना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। अ, सबसे पहला काम, चाहे वो एक्टर हो या किसी भी फील्ड का इंसान हो, सबसे पहली चीज है ईमानदारी। आपको अपने साथ बहुत ईमानदार रहने की जरूरत है। आपको हमेशा ये पता होना चाहिए आप कितने पानी में हो। हम अक्सर क्या करते हैं, अपनी गलतियों को या अपनी कमियों को छुपा के ओवरकम कर लेते हैं। हमें लगता है देखो सामने वाले को पता ही नहीं चला कि हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, या देखो सामने वाले को पता ही नहीं चला कि कोई भी, हम अपनी कमी को छुपा लेते हैं क्योंकि हम इतने टाइम से अपनी उस कमी को जानते हैं कि हमें उसको छुपाना अच्छे से आता है। जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो छुपाना नहीं, उसको सही करने की जरूरत होती है। तो ईमानदारी बहुत जरूरी है। अ, खासकर अगर आप एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस किस क्षेत्र में वीक है और उन पे कितना काम करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ भी नहीं है लाइफ के अंदर। डिसिप्लिन है तो सब कुछ है। अगर आप में डिसिप्लिन है तो भले ही आप एक्टर 19 हो, लेकिन आप क्योंकि डिसिप्लिन हो, टाइम पे सेट पे जाते हो, तो आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। जाके सेट के अनुसार देखिए कि अच्छा इस सेट पे मेरे से यहाँ पे गड़बड़ हो रही है तो मैं ऐसे परफॉर्म कर लूंगा, या कुछ वो तभी हो पाएगा जब आप टाइम पे या टाइम से पहले सेट पे पहुंचे और अपनी तरफ से एक इंटरेस्ट दिखाएं, डायरेक्टर से पूछें। डायरेक्टर तो है ही इसलिए कि आपको सही करे, लेकिन आप आओ तो सही उस चीज के लिए। आप 9 बजे की शिफ्ट में 9:30 बजे पहुंच रहे हो, जाते ही आपको परफॉर्म करना है, सिर्फ लाइंस बोल पाओगे आप और कुछ कर नहीं पाओगे। तो ईमानदारी बहुत जरूरी है अपने साथ, अपने किरदारों के साथ, और डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और साथ में जैसा आपने पहले भी हमारे कॉन्वर्सेशन में बात निकली थी कि हम्बल रहना, डाउन टू अर्थ रहना कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है ना कि एक फिल्म या एक ऑडिशन सिर्फ एक ऑडिशन लेने वाले और एक ऑडिशन देने वाले के बीच की जर्नी नहीं है। काम मिलना, उसके बीच में कैमरा मैन, उसके बीच में पानी लाने वाला होता है, उसके बीच में कास्टिंग डायरेक्टर बैठा होता है, उसके बीच में उसके असिस्टेंट होते हैं, उसके बीच में और एक्टर हैं जो आपका। तो अगर आप अच्छे हो, अगर आप डाउन टू अर्थ हो, अगर आप में कुछ बात है, तो ये हर वो इंसान आपको कहीं ना कहीं आपके बारे में जिक्र करेगा, और वो जिक्र शायद आपको दोबारा से काम दिला दे कहीं और, भले ही यहाँ ना हो लेकिन कहीं और हो सकता है। तो वो अपनी सच्चाई और अपनी ईमानदारी और अपना डिसिप्लिन और हम्बलनेस
हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि वो आपको हमेशा ऊपर लेके जाएगा, कभी नीचे नहीं आने देगा लाइफ। बहुत बहुत अच्छा आपने जो कहा। एक जो एक न्यू कमर है जो इंडस्ट्री में आना चाहता है, तो सबसे पहला काम जो मुझे लगता है, मैंने इतने साल यहाँ पे देखे कि अक्सर बच्चे झूठ बोल के मुंबई आ जाते हैं कि भाई हम पापा एमबीए करने जा रहे हैं, एमबीए का पैसा उठाते हैं, यहाँ पे आके किसी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हैं, और 10-15 दिन में उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है एक्टिंग से, या उन्हें लगता है ये सब तो मुझे आता है, और वो जाना छोड़ देते हैं। तो वो पैसा भी वेस्ट हो गया, आपने सीखा भी नहीं, और फिर आप भटक गए। यहाँ पे भटकना मुंबई में बहुत आसान है, सबसे आसान काम मुंबई में भटकना है, क्योंकि हर चीज लिमिट से ज्यादा अवेलेबल है यहाँ पे, पैसा भी लिमिट से ज्यादा अवेलेबल है, काम भी लिमिट से ज्यादा अवेलेबल है, दारू शराब हर चीज। तो वो क्या होता है कि अब आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, या आप कितना जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो एटमॉस्फेयर में, उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप एक्टिंग करना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लो, उनको ये बात समझाओ, उनको ये समझना जरूरी है कि पापा जैसे इंजीनियर होते हैं, जैसे डॉक्टर होते हैं, ऐसे ही एक्टर बनने की भी तैयारी होती है, और मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। अगर वो कन्विंस नहीं है ना, तो वो बोल भी देंगे आपका दिल रखने के लिए कि ठीक है, 3 महीने के लिए चले जा, या 1 साल का टाइम देता हूँ तो ट्राई कर ले जाके। उस प्रेशर में आप कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ पे, और वो प्रेशर में क्या होता है ना, आपको ये लगता है यार मैं सबको बोल के आया हूँ, एक्टर बनने आया हूँ या आई हूँ, अब कुछ समझ नहीं आ रहा, अब जाने का टाइम आ गया, तो आप गलत रास्ते चुन लेते हो। तो मैं इतना सौभाग्यशाली था कि मेरे को पहले से ही मेरे घर पे मालूम था, उन्होंने बोला था कि इस चीज का ध्यान रखना कि हम वहां नहीं होते हुए भी हम हैं, तो जो चीज हमारे सामने कर सकते हो वो सब करना, और जो तुम्हें हमारे सामने करने में शर्म आए वो काम मत करना। वो क्लियर, फोकस पूरा का पूरा अपने काम पे, एक्टिंग पे रहा, और चीजें स्मूथ हो गई लाइफ में। कोई ऐसा सवाल जो मैं नहीं कर पाया हूँ आपसे, और जो बहुत जरूरी हो, जो सबके सामने आना चाहिए, ऐसा कुछ आप कहना चाहें? अह, दो चीजें हैं, जैसे मैंने अभी तक अपने मॉम डैड का जिक्र नहीं किया था। सबसे बड़े पिलर होते हैं लाइफ के अंदर आपके माता और पिता। तो अगर आप उनकी आज्ञा के बिना या उनकी अनुमति के बिना कुछ काम कर रहे हैं, तो पहली बात तो वो चीज फलेगी नहीं आपको लाइफ में कभी भी, और उनसे बढ़ के कुछ नहीं होता है। हम, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्टिंग करना ही एक सब कुछ होता है लाइफ में। मेरे पापा का बाईपास सर्जरी हुई थी, तो मैं मुंबई सब कुछ छोड़ छाड़ के मुंबई से मैं दिल्ली चला गया था, क्योंकि जिनके लिए आया हूँ, अगर उन्हीं के जरूरत में काम ना आ पाऊँ, तो फिर मैं किस बात का हीरो बन गया। फिर मैं हीरो का हुआ तो फेल हो गया, हीरो बनने में विलन हो गया मैं तो फिर। तो वो एक चीज है, क्योंकि उन्होंने आपको सपोर्ट किया है अनकंडीशनली, उनका आपसे जो प्यार है, आपके लिए जो उनकी विशेष है, उसमें कोई कंडीशंस नहीं होती हैं। वो मतलब अभी भी मेरी मॉम और डैड, मैं उनके सामने नहीं हूँ, वो किसी भी कुछ और काम में करूंगे, लेकिन जहन में उनके चल रहा होगा कि भाई मेरा बच्चा अच्छा रहे, वो खूब तरक्की करे, उसको खूब काम मिले, सेहत अच्छी रहे, कोरोना से बच के रहे, ये चलता रहेगा। क्यों, ऐसा कोई सोचता नहीं है अपने मतलब जो एक दोस्त के लिए नहीं सोच सकता, या एक रिलेटिव नहीं सोच सकता, लेकिन पेरेंट्स वो अनकंडीशनल लव रखते हैं, तो वो बहुत जरूरी है होना। और दूसरा नाम, मैं ऋतिक रोशन जी के बारे में बात करना चाहूंगा, कि क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट से मैंने सीखा है, तो मैं ऋतिक रोशन का फैन इसलिए नहीं कि उन्होंने कहो ना प्यारे में डांस किया है, या वो बहुत अच्छे दिखते हैं, या बॉडी इतनी कमाल है। मैंने उनकी, जब वो सीख रहे थे तब की वीडियोस देखी थी किशोर नमित कपूर में, जहाँ पे वो एक लाइन भी ना, मेरा नाम ऋतिक रोशन है, ये लाइन पहले दिन जब वो बोल रहे थे, तो उसमें भी उनको स्टैमर हो रहे थे, वो अकला रहे थे। और जिस दिन उनका आखिरी दिन था, हमने जब उनकी वो टेप देखी, तो उन्होंने उर्दू का एक बहुत बड़ा डायलॉग बिना कहीं अकलाए और पूरे प्रोफेशनल एक्टर की तरह बोला था। तो उनका वो जो जर्नी और हार्डवर्क था, उससे मैं उनका फैन हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ऋतिक रोशन बनना चाहना बहुत आसान है, कि चाह के ऐसा बन जाएंगे, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो बहुत करनी जरूरी है। तो वो आप बेहिसाब मेहनत है, उसके लिए अगर आप तैयार हो तो फिर आप ऋतिक रोशन बन जाओगे। ये एक चीज है। और तीसरी चीज जो मैं जरूर बोलना चाहूंगा, कि मैंने मेरी लाइफ में मेरे नाना जी, मेरे मम्मी पापा, मेरे मामा, मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, सबसे बहुत सीखा। लेकिन एक इंसान है जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और समय समय पे सिखाया। जैसे कि मैंने एक चीज का जिक्र नहीं किया, कि मैं मुंबई आके कोई ऐसे लेविश फ्लैट में, या मैं कहीं नहीं, मैं पीजी में रहा था जहाँ पे 16 लड़के रहते थे, और वो जानबूझ के रहा था कि मेरे डैड चाहते थे कि मैं यहाँ इंस्टीट्यूट के बाद बाहर की लाइफ भी समझूं, कि लोग क्या करते हैं, कैसे ऑडिशन जाते हैं, इनका क्या माइंडसेट होता है, या क्या थॉट प्रोसेस है, किसको काम मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है। ये सब चीजें भी सीखनी जरूरी है। तो मैं उस पीजी में रहता था, तो कई बार इस तरह की कॉन्वर्जेशन होती थी जिसमें आप निराश हो जाते हो कि यार ये तो
मैं तो कुछ और सोच के आया था पर ये तो कुछ और बता रहा है, तो क्या ये सच है या इसका नहीं हो पा रहा है इसलिए ये ऐसी चीजें बता रहा है। तो वो टाइम पे मैं क्या करता था, मैं जाके जॉनी अंकल के घर पे चले आता था, उनके पास बैठता था। तो उन्होंने जब जब मुझे जो जो चीजें समझाई, सिखाई, गाइड की लाइफ में, उसने यहाँ से मुझे बहुत क्लियर रखा। नाना जी के 5 जो रूल्स थे या जो 5 तरीके थे या 5 स्टेप्स थे जो फॉलो करने थे, वो इतना स्मूथ नहीं था फॉलो करना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये चीज होती है कि यार मैं इतना टाइम हो गया, मैंने अभी तक एक भी ऑडिशन नहीं दिया, मैं सीखे ही जा रहा हूँ। मेरे दोस्त मेरे सब ऑडिशन पे जा रहे हैं, सब बोलते तू क्यों नहीं जाता। मैं कहता हूँ नहीं, मैं अभी ये वाला स्टेप पे हूँ, इसके बाद ये करूंगा फिर जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते हैं खुद के साथ भी कि यार मैं सही तो चल रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि नाना जी तो दिल्ली रहते हैं, बॉम्बे का सिस्टम ऐसा है क्या है। तो वो जब मेरे खुद से जब इस तरह के सवाल जवाब मैं करता था, जब मैं जाके जॉनी अंकल के पास बैठता था, तो मुझे पता चलता था कि जो नाना जी कहते थे या जो जॉनी अंकल बता रहे हैं वो वही प्रोसेस है, कि वो टाइम लेगा लेकिन वो आपको बनाएगा, लेकिन वो मजबूत, फाउंडेशन मजबूत होनी बहुत जरूरी है। जॉनी अंकल का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है और बचपन से उनका फैन रहा हूँ। और मुझे आज की डेट में हालांकि ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह और फरहान अख्तर, ये लोग मेरे बहुत ही, मतलब मैं इनकी एक्टिंग को बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन मेरे लिए अगर कोई कंप्लीट एक्टर अगर बोला जाए तो वो जॉनी लीवर जी हैं। इसलिए नहीं कि मैं उनसे रिलेटेड हूँ लाइफ में, इसलिए क्योंकि मैंने उनको हर तरह का किरदार प्ले करते हुए देखा है, हर जगह का किरदार प्ले करते हुए देखा है, चाहे वो पंजाबी हो या साउथ इंडियन हो या गुजराती हो। तो कितना बखूबी वो अपने किरदार को निभाते हैं, तो वो भी अपने आप में एक स्कूल है। तो उनको भी अगर किसी को एक्टिंग करनी है तो उनकी भी काम को देख के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बातचीत का दौर बड़ा खूबसूरत चल रहा है देव। कई बार कहते हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि सोने की जब खुदाई करते हैं ना, तो कहते हैं कि हजारों टन मिट्टी हटानी पड़ती है, तब कहीं जाके सोने का एक कण निकलता है और फिर उस सोने को तराशा जाता है और किस तरह से उस सोने के फिर आभूषण बनते हैं। तो इस दुनिया में अच्छे लोगों की तलाश करना भी कुछ वैसा ही होता है। कितने सारे बुरे अनुभवों से आपको गुजरना पड़ेगा, कितने सारे बुरे लोग आपको मिलेंगे, तब कहीं जाके एक अच्छा आदमी आपको मिलता है। और हमारे साथ भी कहीं कहीं ना कहीं जिंदगी में ऐसा ही होता है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। और मुझे बहुत दिनों के बाद एक ऐसा एक्टर मिला है, एक ऐसा अभिनेता मिला है जो मतलब एक स्वभाव से बड़ा ही एक फिलोसफर टाइप आदमी है, मतलब फक्कड़ है, एकदम संत है, फकीर है। और ऐसी ऐसी बातें जो मतलब डाउन टू अर्थ है। अच्छा लगता है कि एक आधुनिक लिबास में एक आदमी इतनी अच्छी बातें कर रहा है और बड़ा खूबसूरत लगता है। तो ऐसा कुछ फील मुझे आ रहा है आपसे बात कर। थैंक यू सो मच। बल्कि जैसा आपने बताया कि एक सोने को ढूंढने के लिए जो है बहुत खुदाई करनी पड़ती है, तब जाके कहीं वो मिलता है। और जब वो मिलता है तो वो मिलने से ही सोना सोने की वैल्यू नहीं देता है हमको, उसको तराशना पड़ता है। तो उसी तरीके से जैसे एक पंजाबी में वर्ड होता है कि सौदा, जो बोलते हैं इंग्लिश में डील। तो मैं, मेरे मामा अक्सर मुझे एक चीज बताते हैं कि सौदा जो होता है वो वर्ड एक्चुअली कहाँ से अराइव हुआ है। वो हम लोग दाव खेलते हैं, अगर हिंदी में बात किया है, पंजाबी में बात की है, तो क्या होता है कि ये दाव पेच होते हैं या एक दाव खेला जाता है, एक ट्राई किया जाता है। तो जो ट्राई वर्ड होता है, दाव जो होता है, ये इंसान 99 बार जब दाव को खेलता है या ट्राई करता है, तो कई लोग होते हैं कि 99 बार में निराश हो जाते हैं कि यार इतना करके देख लिया, कोशिश आगे कुछ नहीं है, क्यों हम लोग खुदाई करने में लगे हुए हैं, इसको खत्म करते हैं अब। पर उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं, कहते हैं कि जब 99 खेल लिए तो 100वां भी खेल के देख लेते हैं। तो जब वो 100वां दाव खेलते हैं, तब जाके वो 100वां दाव जो है वो सौदा बनता है और वो डील डन होती है। और फिर वो जब डील डन होती है तो वो डील डन होने के बाद फिर उसको जैसे अगर माना जाए कि मैं 99 ऑडिशन दूं, हाँ मेरा कुछ ना हो, और 100वें ऑडिशन में मेरा कुछ हो, तो वो 100वें ऑडिशन में ऑडिशन क्लियर होने से कुछ नहीं, उसके बाद फिल्म साइन होती है, उसके बाद उसकी प्रिपरेशन होती है, तैयारी होती है, फिर शूट होती है, पोस्ट प्रोडक्शन होता है, उसके बाद जाके उसका प्रमोशन होता है और फिल्म जाके कहीं रिलीज होती है। तो वही एक चीज है कि पेशेंस जो है इंसान को रखना चाहिए, क्योंकि बुराई इतनी नहीं है जितनी अच्छाई है दुनिया में। हम बस ये है कि बुराई ज्यादा देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या उससे इतना अपने आप को घृणित फील कर लेते हैं कि हम आगे नहीं देखना चाहते, अपने आंखों में पर्दा डाल लेते हैं, ये बोलते हैं इस रास्ते पे नहीं चलना है। पर कमल भी तो कीचड़ में खिलता है, तो इसलिए हमें चलते रहना बहुत जरूरी है और पेशेंस रखना बहुत जरूरी है लाइफ में। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब यार। एक एक शेर ना मैंने मतलब इसलिए बचा के रखा था कि कोई
हीरोइन इंटरव्यू में आएगी तो उसके लिए पढ़ूंगा, लेकिन यार आप मतलब ना बहुत बड़े वो क्या बोलते हैं ना, वो ठग लेते हैं लोगों को ना, आप लूट मार कर लेते हैं। तो आपने मेरा शेर चुरा लिया, मतलब मैं रोकना चाह रहा हूँ बट रोक नहीं पा रहा हूँ, मुझे आपके लिए वो शेर कहना पड़ेगा। ये जी बेजान इरशाद। चीजों की फीकी नुमाइश, ये बेजान चीजों की फीकी नुमाइश, ये तारे, ये गुंचे, ये कलियां हटा दो, जहां से गुजरना है देव भाई को, वहां मेरे सीने की धड़कन बिछा क्या बात है, क्या बात है, दो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। भाई बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और मन करता है ये बातचीत यूं ही चलती रहे, बहुत मजा आया। जो एक्टर्स देख रहे हैं इंटरव्यू, उनके लिए कुछ कहना चाहूंगा, या जो ऑलरेडी मुंबई में आ चुके हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। तो अक्सर क्या होता है, हम लोग ना एक टाइम बाद जब हमें काम मिलना शुरू हो जाता है, तो हम फिर काम मांगने में हिचकिचाने लगते हैं कि नहीं नहीं, अब मैं फलाना फलाना बन गया हूँ, अब मैं ऐसे काम मांगूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वो वहां हम गलत हो जाते हैं। जैसे कि जब बचपन में बच्चे को कोई चीज की जरूरत होती है, तो वो जब माँ बाप से मांगेगा नहीं, तो माँ बाप को कैसे सपना थोड़ा आएगा नहीं कि इसको ये चीज की रिक्वायरमेंट है। छोटा बच्चा भी रोता है, रो के बताता है कि मुझे अब दूध पीना है। तो इस पे मैंने एक शेर सुना था कहीं पे, जो कि बहुत ही ज्यादा मैं फॉलो करता हूँ उस चीज को, कि एक एक मौलवी साहब होते हैं, और तस्बीह अपनी जो है वो जप रहे होते हैं, और जपते जपते फेंक देते हैं तस्बीह। जैसे हम हिंदुओं में पंडित होते हैं और हम माला जपते हैं 108 बार, तो वो मौलवी साहब ने तस्बीह फेंक दी। तो लोगों ने पूछा, आपने भाई, आप तो मौलवी हैं, आपने तस्बीह कैसे फेंक दी अपने हाथ से? तो उनको ने बोला कि मेरे को ऐसे ही जपते जपते ना एक जहन में एक बात आई कि जी करता है इस तस्बीह को ही तोड़ दूं, उसका नाम गिन गिन के कैसे लूं जो बेहिसाब देता है। क्या तो बात, बहुत बहुत खूब, जिन बहुत जो चीज आपको चाहिए उसको भरपूर मांगे, क्योंकि देने वाला बेहिसाब तरीके से आपको देने के लिए बैठा है। पर आप मांगने का तरीका तो, और मांगने की नीयत तो अच्छी रखिए। तो यही चीज मैं कहना चाहूंगा एक्टर्स को भी, कि आप मांगो। आप काम अगर चाहते हो करना, तो काम मांगो और मेहनत करो, तो काम मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। और फिर मुलाकात होगी, फिर बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।